राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपनी पीठ पर बांधा और चल पड़ा उसी वीराने की ओर जहां हर कदम के साथ मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ बेहद डरावना। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया जमीन कांप उठी। नहीं, यह कोई भूकंप नहीं था, यह किसी आत्मा का क्रोध था। बेताल चुप था। पहली बार वो ना तो हंसा, ना बोला, ना पहेली सुनाई। बस एकटक जंगल की गहराई में देखता रहा। विक्रम समझ गया इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर आया एक बूढ़ी आवाज जो किसी पेड़ से नहीं, किसी आत्मा से निकली थी। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं राजा विक्रम हूं, सत्य का रक्षक, चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर सुन, उस आवाज ने कहा, तेरे सामने जो शव पड़ा है वह सिर्फ मृत नहीं है, वह अधूरा है। उसकी आत्मा बंद है और उसे खोलने की चाबी तेरे पास है। विक्रम चौंका। मेरे पास? हाँ, वो साया बोला, तेरी एक गलती इस धरती पर 100 वर्षों का अंधकार ला सकती है। अगर तूने इस बार भी बेताल को उसकी कहानी पूरी करने से पहले बोलने पर मजबूर किया तो केवल तू नहीं, तेरा वंश भी खत्म हो जाएगा। विक्रम ने पीठ पीछे झांका। बेताल अब भी चुप था। उसकी आंखें लाल थी पर इस बार हंसी नहीं थी, वो कांप रहा था। राजा, कुछ गलत हो रहा है। यह जंगल, यह शव, यह आत्मा, सब कुछ बदल चुका है। कैसे? विक्रम ने पूछा। जिसे तू अब तक कहानियां समझता रहा वो दरअसल असली घटनाएं थी, और अब तू उस सच की सीमा पर पहुंच गया है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया। तभी जमीन से लाल धुआं निकलने लगा। पेड़ों की छाल पर किसी ने खून से लिखा था, जो सत्य जानता है वह मौन हो जाता है। बोलोगे तो मरोगे। बेताल ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम, अब हमें एक कहानी नहीं, एक युद्ध लड़ना होगा। इस बार शत्रु कोई राजा नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि वह सत्य है जो छुपाया गया है हजारों सालों से। राजा विक्रम के चेहरे पर डर की जगह जिद थी। अगर यह सत्य इतना खतरनाक है तो मैं उसे जानकर ही दम लूंगा। बेताल बोला, तो सुन, मैं तुझे 7 द्वार दिखाऊंगा। हर द्वार एक रहस्य खोलेगा और हर रहस्य तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। पर याद रख, हर उत्तर तुझसे एक कीमत मांगेगा। जैसे ही विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया, एक अजीब सी दीवार सामने आ गई, जैसे कोई दर्पण हो, मगर उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, मन की गहराइयां दिखती थी। उसमें विक्रम को अपना अतीत दिखा। वो एक बच्चा था, डरता हुआ, रोता हुआ। बेताल बोला, यह द्वार तुझसे तेरा डर मांगेगा। अगर तूने इसे स्वीकार नहीं किया तो तुझे यही निगल जाएगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और फिर खुली। अब उनमें डर नहीं, आग थी। मैं अपने अतीत को नहीं मिटाऊंगा, उसे स्वीकार करूंगा, वही मेरी शक्ति है। और द्वार खुल गया। राजा विक्रम, तुझे अब पीछे मुड़ने का अधिकार नहीं है। वह आवाज कहीं से नहीं, राजा विक्रम के भीतर से आई थी। विक्रम कांप गया। बेताल अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह जानता हो कि अब कुछ ऐसा होगा जो युगों से किसी ने नहीं देखा। विक्रम ने जैसे ही पहला द्वार पार किया था, सामने एक गुफा खुली। गुफा नहीं, मानो कोई जिंदा प्राणी थी। उसमें से धुएं के साथ एक सिसकी निकली और फिर एक औरत की डरावनी टूटी हुई आवाज। मैं अब भी यही हूं। विक्रम, मुझे छोड़कर मत जा। विक्रम ठिठक गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं वो हूं जिसे तेरे पूर्वजों ने बंद कर दिया था। एक स्त्री जो कभी रानी थी पर शापित आत्मा बन गई। तू राजा है पर तेरा खून निर्दोष नहीं है। आत्मा बोली, तेरे ही वंश ने मेरी हत्या की और मेरी आत्मा को इस गुफा में कैद कर दिया। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। यह झूठ है,
वेताल ने कहा, नहीं विक्रम, यही सच है। तेरे खून में जो पवित्रता है उसी में पाप भी छिपा है। पर आज तुझे चुनना होगा, या तो उस आत्मा को मुक्ति दे या हमेशा के लिए इस द्वार में कैद हो जा। विक्रम आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों से खून टपक रहा था। हर कदम पर आवाजें आ रही थी। तेरा वंश झूठा है, तेरे पूर्वज हत्यारे हैं, तू भी। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वो आत्मा अब सामने थी, एक महिला जिसका चेहरा झुलसा हुआ था पर आंखें बहुत शांत। उसने कहा, अगर तू सच्चा राजा है तो मेरा अंत कर, मुझे मोक्ष दे, वरना यह द्वार तुझे ही निगल जाएगा। बेताल ने चेतावनी दी, याद रख विक्रम, तू जो भी निर्णय लेगा उसका असर सिर्फ इस आत्मा पर नहीं, तेरे पूरे भविष्य पर होगा। अगर तूने इसे मुक्त किया और यह झूठी निकली तो तू भी शापित हो जाएगा। विक्रम के हाथ कांप उठे। उसने तलवार उठाई, आंखें बंद की और एक शब्द कहा, ओम क्षमस्व, और जैसे ही तलवार आत्मा के पास पहुंची वह गायब हो गई। लेकिन वह आत्मा कहीं गई नहीं, वो विक्रम के भीतर समा गई। बेताल बोला, शाबाश विक्रम, तूने पहला रहस्य पार कर लिया है। पर अब से यह आत्मा तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। हर द्वार पर यह तेरे निर्णय को प्रभावित करेगी, कभी तेरी सलाहकार बनकर तो कभी तेरे भ्रम की। राजा विक्रम, आईने से एक भारी गंभीर आवाज आई, तू जो देख रहा है वह एक संभावना नहीं बल्कि एक पूर्व जन्म की स्मृति है। तू सिर्फ एक राजा नहीं है, तू पुनर्जन्म है, उस आत्मा का जो कभी इस धरती को आग में झोंक गया था। विक्रम को अब याद आने लगा। उसने एक बार एक सपना देखा था जिसमें वह आग में जलता हुआ एक नगर देखता था और खुद को एक पत्थर के सिंहासन पर। अब वह सपना याद नहीं, एक हकीकत बनकर सामने था। आईना बोला, तू राजा विराट विक्रम है, जिसने अपने राज्य के भविष्य को दांव पर लगाकर विजय के लिए एक काले यज्ञ का सहारा लिया था। विक्रम को डोट दिखाया गया कि कैसे उसके पिछले जन्म में उसने असीम शक्ति के लिए 108 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी। बच्चों की आत्माएं अब भी रो रही थी, उनकी चीखें आईने के भीतर से गूंज रही थी। बेताल ने कहा, अब तू समझा क्यों? यह द्वार आईने का है। यह सिर्फ दिखाता नहीं, यह भोगने पर मजबूर करता है। आईना अब विक्रम के चारों ओर घूमने लगा और अचानक उसकी देह जलने लगी। न कोई आग थी न कोई अग्नि, पर विक्रम की त्वचा से धुआं उठ रहा था। बच्चों की आत्माएं बोल रही थी, हम तुम्हारा न्याय चाहते हैं। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ा। विक्रम ने सिर झुका लिया और कहा, मैं उस विराट विक्रम का उत्तराधिकारी हूं और अगर मेरा अतीत दोषी था तो आज मैं उसका प्रायश्चित करता हूं। उसने अपने खून से जमीन पर लिखा, मुझे क्षमा करो। आईना थरथराने लगा। आईना धीरे धीरे टूटने लगा। उसमें से एक श्वेत प्रकाश बाहर आया जिसने विक्रम को घेर लिया। बेताल बोला, तू इस द्वार से आगे बढ़ गया है विक्रम, पर यह जान ले तेरे अतीत ने तुझे एक चेतावनी दी है। अगर तू फिर एक बार अहंकार के रास्ते पर चला तो इतिहास खुद को दोहराएगा और अगली बार तू पुनर्जन्म नहीं पाएगा। अब तीसरे द्वार से एक पतली सीढ़ी नीचे उतरती थी। एक धुंधली सी गंध थी विश्वासघात की। बेताल मुस्कुराया और बोला, अब तू जा रहा है वहां जहां तेरा सबसे करीबी तुझसे पीठ फेर चुका है और तू नहीं जानता कौन है वो। तीसरे द्वार के पार एक संकरी और घुमावदार सीढ़ी थी। हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई पीछे से देख रहा है। विक्रम को लगा बेताल चुप था लेकिन मौन बहुत कुछ बोल रहा था। अचानक एक शब्द गूंजा, विक्रम। विक्रम पलटा पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर छाया चलने लगी। एक छाया हाथ में तलवार ली खड़ी थी, दूसरी छाया एक रानी की थी।
उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी और फिर एक तीसरी छाया आई जो विक्रम को एक नाम से पुकार रही थी। भ्राता विक्रम के सीने में कुछ धड़कने लगा। सोमदत्त वह उसका छोटा भाई था जिसे उसने कभी अपना उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। विक्रम की आंखों में दृश्य कौंधने लगे। राजसभा जहां सोमदत्त ने कहा था भैया यह सिंहासन मेरा अधिकार है और विक्रम ने उसे महल से निकाल दिया था। बस उस दिन के बाद राजा विक्रम को कभी यह नहीं पता चला कि सिंहासन की ओर पीठ करना पीछे से तीर झेलने की शुरुआत थी। आईने जैसे फर्श पर विक्रम ने देखा एक दृश्य चल रहा था। वो रात थी जब विक्रम बीमार पड़ा था और उसे जड़ी बूटी की कटोरी दी गई थी। उसे आज याद आया उस कटोरी में हल्की सी गंध थी, तामसिक, भारी और गहरी। वह सोमदत्त ही था जिसने कहा था भैया मैं खुद लेकर आया हूँ, यही आपको ठीक करेगा। और विक्रम को आज समझ में आया उस रात मौत बहुत करीब आई थी और भाई भी बेताल सामने प्रकट हुआ। क्या तू सोचता है धोखा सिर्फ एक बार होता है? धोखा एक बीज है जो तब तक उगता रहता है जब तक तू उसे पहचान ना ले। विक्रम गुस्से में कांपने लगा। मैं उसे माफ कर चुका था लेकिन उसने तो मुझे खत्म करने की ठान रखी थी। बेताल बोला समस्या यही है विक्रम, शत्रु को हराया जा सकता है पर अपनों के धोखे से बचा नहीं जा सकता जब तक तू अपने भीतर की आंखें ना खोल ले। विक्रम अब उस कक्ष में पहुंचा जहां एक और द्वार था, पर द्वार पर लिखा था धोखा केवल एक बार नहीं होता, जिसे तू जानता है वह केवल आरंभ है क्योंकि अगला विश्वासघात अभी बाकी है। अचानक विक्रम के सामने एक आग की दीवार उठ गई और उसमें दिखा सोमदत्त एक सैनिक वेश में विक्रम की सेनाओं के बीच खड़ा था। बेताल बोला तेरा भाई आज भी जीवित है। वह केवल इतिहास नहीं तेरा वर्तमान भी है और वह तुझे इस बार राज्य नहीं आत्मा से वंचित करेगा। बढ़ाया। विक्रम ने अब अगला उसके कदम। दिल में तूफान था, गुस्सा, पीड़ा और पश्चाताप। पर अब एक और सवाल उसकी आत्मा में खलबली मचा रहा था। क्या धोखा वही है जो बीते में हुआ या अब भी कोई उसके इर्द गिर्द है जो दोस्ती के मुखौटे में विनाश छिपाए बैठा है? विक्रम जब चौथे द्वार को पार कर आगे बढ़ा तो सामने थी एक भूमि जिसे निशा नगरी कहा जाता था। कहा जाता है वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वह भूमि नहीं एक चेतावनी है। वहां कदम रखते ही ठंडी हवा नहीं बल्कि आत्मा में डर की लहरें दौड़ने लगी। बेताल अचानक विक्रम के सामने प्रकट हुआ और बोला, तू जानता है अंधकार क्या है? अंधकार सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं बल्कि वो साया है जो तेरे भीतर छिपा है और जिसे तू पहचानता नहीं। विक्रम ने तलवार खींच ली। मैं हर अंधेरे से लड़ चुका हूं। बेताल मुस्कुराया। फिर भी इस बार तुझे हथियार नहीं बचा पाएंगे क्योंकि इस युद्ध में तेरा शत्रु तू खुद है। निशा नगरी में एक काली हवेली खड़ी थी जैसे सदियों से किसी के इंतजार में हो। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक आवाज आई, स्वागत है विक्रम, मैं जानती थी तू आएगा। वह आवाज थी काली रानी की, एक रहस्यमय स्त्री जो सदियों से आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। वह बोली, हर वीर एक दिन थकता है, हर राजा एक दिन डरता है और हर आत्मा एक दिन टूटती है। तेरा दिन आज है। विक्रम की आंखों के सामने उसकी मां की मृत्यु का दृश्य कौंधने लगा जिसे उसने हमेशा अपने भीतर दफन कर रखा था। वह रात जब छोटी उम्र में वह खुद को बचा नहीं पाया था। काली रानी ने कहा, तेरा सबसे बड़ा डर तेरा अतीत है और जब तक तू उसे माफ नहीं करता तू खुद को कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ा। वो अब राजा नहीं था, एक टूटता हुआ बेटा था। काली रानी ने उसे एक दर्पण दिखाया। उसमें विक्रम ने देखा वो भविष्य में एक क्रूर राजा बन चुका है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यह तेरी छाया है विक्रम, अगर तू डर से भागेगा तो यह तुझे वही बना देगी जिससे तू हमेशा लड़ता रहा है।
बेताल बोला, डर को मारने की जरूरत नहीं, उसे पहचानो, समझो और फिर ऊपर उठो। वो तब तक राज करेगा जब तक तू उसे शत्रु मानता रहेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी मां की स्मृति को प्रेम और क्षमा के साथ स्वीकार किया। उसने स्वयं से कहा, मैं कमजोर था लेकिन अब नहीं हूं। मैं टूटा था लेकिन अब जुड़ चुका हूं। मैं डरा हुआ था लेकिन अब जाग चुका हूं। काली हवेली गायब हो गई। आसमान में पहला तारा चमका, जो संकेत था कि विक्रम ने अंधेरे को पार कर लिया। पर बेताल ने एक वाक्य कहा, विक्रम तू सोचता है यह समाप्ति है। सच्चा अंधकार अब शुरू होगा, क्योंकि अब तू उस स्थान पर जाने वाला है जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और हर उत्तर तुझसे कुछ छीन लेगा। विक्रम 5 द्वार पार कर चुका था। अब उसके सामने थी एक रेखा जिसे बेताल ने काली रेखा कहा। बेताल ने चिताया, यह रेखा पार करने से पहले तुझे खुद से एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिससे तू हमेशा भागता आया है। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ी और बोला, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, चाहे वह रूह को चीर दे। बेताल की आंखों में चमक आ गई। खेल अब असली था। रेखा पार करते ही विक्रम के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह मैदान, वह युद्ध जहां उसने अपने सबसे करीबी मित्र अर्जुन को धोखा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वह खुद राजा बन सके। वह क्षण जिसे विक्रम ने कभी किसी को नहीं बताया, यह उसका सबसे बड़ा गुनाह था। बेताल बोला, सवाल यह नहीं कि तूने क्या किया, सवाल यह है कि क्या तू उसे माफ कर पाया, और क्या तू खुद को माफ कर पाया। विक्रम चुप था। राजा के चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें गहराने लगी। उसके भीतर से एक आवाज आई, तू कायर था। विक्रम, राजा बनने की लालसा में तूने अपने सबसे प्रिय को मिटा दिया। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। यह कोई बाहरी युद्ध नहीं था, यह वो युद्ध था जो हर इंसान के भीतर पलता है, अपनी गलती को स्वीकारने का। बेताल ने धीरे से कहा, जो गलती को मान ले वह पापी नहीं रहता। जो खुद को देख सके आईने में, वही सच्चा योद्धा है। विक्रम ने गहरा सांस लिया। उसने आकाश की ओर देखा और अर्जुन की आत्मा से कहा, मुझे क्षमा कर मित्र, अब मैं वह राजा बनूंगा जिस पर तू गर्व कर सके। और तभी काली रेखा गायब हो गई। विक्रम अब शुद्ध हो चुका था। बेताल ने कहा, अब तुझे एक आखिरी प्रश्न का उत्तर देना होगा। ध्यान रहे, यह तेरी नियति बदल देगा। प्रश्न था, अगर तेरे पास वह शक्ति हो जिससे तू दुनिया को जैसा चाहे बना सकता है, तो क्या तू दूसरों की मर्जी को कुचलेगा या उन्हें खुद की शक्ति का एहसास कराएगा। विक्रम चुप हो गया, क्योंकि यही प्रश्न तय करता था वह राजा बनेगा या राक्षस। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं खुद को नहीं, दुनिया को उठाना चाहता हूँ। शक्ति मेरे लिए हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूँ जिन्हें कभी सुना नहीं गया। बेताल मुस्कुरा दिया। विक्रम अब तैयार था। काली रेखा के आगे अचानक रोशनी का द्वार खुला। उस रोशनी में कोई शक्ति थी जो मन, आत्मा और शरीर को एक साथ शुद्ध करती थी। बेताल बोला, अब तू राजा नहीं, अब तू स्वयं राज्य बन चुका है। जहां तू जाएगा वहां न्याय जन्म लेगा। बेताल ने आखिरी वाक्य में कहा, लेकिन याद रखना विक्रम, सबसे गहरा अंधेरा वहां होता है जहां सबसे ज्यादा रोशनी होती है। विक्रम अब तक के सारे द्वार पार कर चुका था। उसने काली रेखा को पार किया, अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे हिस्सों का सामना किया और अब वह था समय के द्वार पर। समय, वह शक्ति जिसे कोई राजा, कोई साधु, कोई भी शासक नहीं समझ पाया। विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक रहस्यमय दरवाजा सामने आ गया। यह दरवाजा ऐसा था जिसे खोलने के लिए कोई कुंजी नहीं थी। यह दरवाजा खुद से खुलने वाला था।
अचानक दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक साया। यह समय का साया था जो अब विक्रम से कुछ सवाल पूछने वाला था। समय की धारा से निकलकर एक आवाज आई, क्या तू जानता है विक्रम, समय कभी नहीं रुकता, फिर भी वह हर किसी को अवसर देता है। विक्रम ने कहा, मैंने सुना है कि समय हर किसी को परीक्षा देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अब अपनी परीक्षा ना हो। मुझे बस अपने फैसले की शक्ति चाहिए। समय की आवाज फिर से गूंजी, समय वह नहीं जो तू समझता है, समय तो वह है जो तेरे फैसलों का परिणाम है। अब तू पूछेगा कि क्या तेरे फैसले सही थे? क्या तू खुद को इस जगह लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? विक्रम की आंखों में एक झलक थी। वह अब खुद को झूठा नहीं मान सकता था। उसके अतीत के फैसले जो कभी सही लगते थे, अब उससे ही सवाल करने लगे थे। क्या वह सचमुच राजी था अपने किए गए पापों को स्वीकारने के लिए, या वह खुद से फिर झूठ बोलेगा? विक्रम ने कहा, हाँ, मैंने कई गलत फैसले किए, पर क्या यह समय की गलती है या मेरी आत्मा की? अगर मेरे गलत फैसलों का फल मुझे भुगतना है, तो मैं इसे स्वीकारता हूँ, क्योंकि यह मेरे ही निर्णय थे। समय का साया मुस्कुराया और बोला, तेरे फैसले ही तुझे यहाँ लाए हैं। अब यह समय का फैसला नहीं है, यह तेरा है। क्या तू जानता है विक्रम, समय तेरे भीतर था। हमेशा से विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि समय कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा उसके भीतर था और उसके प्रत्येक फैसले में निहित था। विक्रम ने अंत में कहा, समय को नियंत्रित करने की शक्ति कभी बाहरी नहीं थी, वह मेरे भीतर थी। अब मैं उस शक्ति का उपयोग करूंगा, सिर्फ अच्छाई के लिए। मैं हर समय को सही दिशा में मोड़ूंगा। समय ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, अब तू तैयार है विक्रम। तू समय से ऊपर उठकर अपने भविष्य को स्वयं बना सकता है। समय ने विक्रम को एक अंतिम चुनौती दी। अगर तुम्हें सच में अपनी नियति बदलनी है तो तुम्हें समय के साथ स्वयं का भी बलिदान देना होगा। विक्रम को अब यह फैसला करना था, क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर नया जीवन, नई शक्ति प्राप्त करेगा? क्या वह पुराने विक्रम के रूप में शासक बनेगा या एक नई पहचान के साथ वह समय के शासक बनेगा? विक्रम ने निर्णायक कदम उठाया। वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। उसने स्वयं को समर्पित किया ताकि वह एक सच्चे राजा के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। विक्रम ने अपना अंतिम कदम बढ़ाया। समय का साया गायब हो गया और विक्रम के भीतर एक नई शक्ति ने जन्म लिया। यह शक्ति सिर्फ उसके और बेताल की यह रहस्यमयी कहानी केवल एक पुरानी गाथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी शक्तियों और हमारे फैसलों की ताकत को समझाने की कोशिश है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो यह समय है उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का। अगर आप ऐसे और भी प्रेरक और दिलचस्प पौराणिक इतिहास से जुड़े रहस्यों और किस्सों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पौराणिक इतिहास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को मिस ना करें। शरीर में नहीं थी बल्कि उसके भीतर की आत्मा में भी बस चुकी थी। विक्रम अब समय को नियंत्रित करने वाला राजा बन चुका था जो हर निर्णय में सच्चाई और न्याय की राह अपनाएगा।